वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में कॉम्प्रिहेंशन के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और इस सेशन में हम प्राइमरीली कवर करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंशन, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज के अंदर, कैसे सॉल्व करें इन कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स को, फिर कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर रिगार्डिंग सॉल्विंग दिस और एक प्रैक्टिस सेट करने के बाद हम इस सेशन माइंड कर देंगे। सो वील जस्ट बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ comprehension. Basically, to comprehend means to understand and to grasp something, right? So the comprehension exercise basically इसका जो purpose है वो ये है कि candidate की ability to understand a given passage और उसकी ability to retain the contents of a given passage उनको test करने के purpose से comprehension exercises exams में include करे जाते हैं। What are the types of, what is the trend of questions that are generally asked in these comprehension exercises are generally एक lengthy passage होगा जिसके अंदर कुछ paragraphs होंगे और बाद में से उस paragraph से related 10 to 15 questions रहेंगे। Questions जो इन comprehension exercises के अंदर include होते हैं वो या तो उसके पैसेज के थीम से रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब कि एक पैसेज दे दिया और पूछ रहे हैं कि इसकी थीम के बारे में बताइए, या फिर कोई एक सेंटेंस सही है या गलत बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज, ये चूज करने के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर जिस ऑथर ने वो पैसेज लिखा है तो उस ऑथर का व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द मेन थिंग विच इज डिस्कस्ड इन द पैसेज, इसके रिलेशन में भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। और लास्ट इज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी कि हम सभी जानते हैं सिमिलर वर्ड्स या अपोजिट वर्ड्स, कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स के उन पैसेज में से सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स और उन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स से रिलेटेड भी वर्ड्स यहाँ पर इंक्लूड किए जा सकते हैं। कैसे सॉल्व करें एक अनसीन पैसेज को, उसकी टेक्निक हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू रीड द पैसेज केयरफुली वंस एंड डिटेक्ट इट्स थीम। पूरा पैसेज ढंग से पढ़ के उसकी थीम को डिटेक्ट करना है। ये स्टेप एडवाइजेबल इसलिए है कि पूरा पैसेज का पर्पस आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे। हाउएवर देयर आर सर्टेन टाइम्स जब समय का अभाव होता है और देयर इज लैक ऑफ टाइम, सो इन सच अ सिचुएशन टू ईच हिज ओन, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए फिर आप पैसेज में आए। हाउएवर आई वुड एडवाइज कि टाइम मैनेजमेंट करके रखें ताकि आपके पास एम्पल टाइम हो पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, जो पूछा गया है, जो नेचर पूछा गया है, उनके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं और फिर लास्ट में स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। नाउ देयर इज अ पॉइंट टू रिमेंबर रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, और वो जो पॉइंट है वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेके। तो यहाँ पर याद ये रखना है कि जो आंसर देना है आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन का, वो आंसर पैसेज के अंदर जिस तरीके से वो वर्ड यूज करा गया है, जिस सेंस में वो यूज करा गया है, उसी सेंस में आपको उसका आंसर देना है और ना सिर्फ उसके खाली लिटरल मीनिंग पर नहीं जाना। उसका जो रिस्पॉन्स आप देंगे वो उसी सेंस में देंगे जिस सेंस में वो वर्ड उस पैसेज के अंदर यूज किया गया है। इसीलिए बोला गया है कि, और ये हाईली एडवाइजेबल है कि पहले पूरा पैसेज पढ़ने के बाद यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस ऑफ द सेम। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव डायरेक्टली टू अ प्रैक्टिस सेट। तो डायरेक्शन सिंपल है, 10 क्वेश्चंस आएंगे, पैसेज पहले पूरा साथ में पढ़ेंगे आप और हम, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। कुछ वर्ड्स यहाँ पर बोल्ड में हाईलाइटेड या प्रिंटेड हो सकते हैं ताकि उनको लोकेट करना आसान हो जाए, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये पैसेज इंडियन बैंक पीओ के अगस्त 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। So let's start doing it. Okay, many people believe that science and religion are contrary to each other, but this notion is wrong. As a matter of fact, both are complementary to each other. The aim of both these institutions is to explain different aspects of life, universe, and human existence. There is no doubt that the methods of science and religion are different. The method of science is observation, experimentation, and experience. Science takes its recourse to progressive march towards perfection. The rules of religion are faith, intuition, and spoken word of the enlightened. In general, while science is inclined towards reason and rationality, spiritualism is the essence of religion. In earlier times, when man appeared on earth, he was overawed at the sight of violent and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man. Thus began the worship of forces of nature, fire, the sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. The holy scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. Their object was to ennoble, elevate, and liberate the human spirit and mind. But the priestly class
took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage. Thus, the entire human race was in chains. Truth was flouted, and progressive, liberal, and truthful ideas, or ideas expressing doubt and skepticism, were suppressed and their holders punished. It was in these trying circumstances the science emerged as a savior of mankind, but its path was not smooth and safe. The scientists and freethinkers were tortured. This was the fate of Copernicus, Galileo, Bruno, and others. But by and by, science gained ground. तो ये हमने जो एक पूरा पैसेज यहाँ पर पढ़ लिया, 3 पैराग्राफ का ये है. अब स्टार्ट कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज मैन वर्शिप द फोर्स ऑफ नेचर? ऑप्शंस. ऑप्शन ए, द होली स्क्रिप्चर्स एडवोकेट द वर्शिप ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर. ऑप्शन बी, द वर्शिप एलिवेट्स and liberates the human spirit and mind. Option C, the worship makes men believe in faith and intuition. Option D बोलता है forces of nature reach us spiritualism. And option C is none of the above. तो यहाँ पर पूछा गया है कि why does man worship the force of nature? अब हमें पैराग्राफ में देखना है कि ये क्वेश्चन इस पैसेज के कौन से पैराग्राफ में से लिया गया है. तो फोर्सेज ऑफ नेचर यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया, ये 2nd पैराग्राफ के अंदर है. यहीं पर ही लिखा हुआ है कि फोर्सेज ऑफ नेचर को वर्शिप करता है. तो अब यहाँ पूछा गया है कि क्यों, क्या पर्पस था, यानी कि ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड अ मैन टू स्टार्ट वर्शिपिंग द फोर्सेस ऑफ नेचर. तो इसी पैराग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो द ऑब्जेक्ट वाज टू इनोबल, एलिवेट एंड लिबरेट द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड. क्या हमारे ऑप्शंस में ये वर्ड्स आ रहे हैं? यस, एलिवेट एंड लिबरेट द ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड, यानी कि ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई होप यू गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements is true in the context of the passage? मतलब अब पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है according to the passage? ऑप्शन ए, साइंस एंड रिलीजन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. साइंस encourages worshipping of nature. Religion is essential for external peace and harmony. Regimental religion was replaced by scientific principles. Science is essential for inner peace of mind. तो अगर इसको हम देखें तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस और रिलीजन एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर नहीं है. यहाँ पर बोला गया है कि साइंस एंड रिलीजन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. फिर ऑप्शन बी बोलता है साइंस एनकरेजेस वर्शिपिंग ऑफ नेचर. ऐसा कहीं भी नहीं है, रिलीजन करता है ये चीज, साइंस नहीं. ऑप्शन सी बोलता है रिलीजन इज एसेंशियल फॉर एक्सटर्नल पीस एंड हार्मनी. नो, एक्चुअली इट इज मोर रिलेटेड टू इंटरनल, इनर सेल्फ. ऑप्शन डी कह रहा है रेजिमेंटल रिलीजन वॉज रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. रेजिमेंटल रिलीजन की अगर बात करें तो रेजिमेंट बात करी गई है आर्मी से रिलेटेड. वहाँ पर एक भी एक रिलीजन होता है कि अपने देश सेवा सबसे ज़्यादा एक सुपीरियर वहाँ पर रिलीजन माना गया है, बाकी सब चीज़ें अलग रखी गई हैं. तो यहाँ पर क्या था, रेजिमेंटल रिलीजन फॉलो करा जा रहा था, मतलब आर्मी स्टाइल में रिलीजन को फॉलो कर रहे थे बिल्कुल ब्लाइंडली सोसाइटी के अंदर लोग, जिसको कि रिप्लेस किया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में. राइट, ये लास्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में आ रहा है, बाय एंड बाय साइंस गेन्ड ग्राउंड. सो यस, डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ई अगेन नहीं हो सकता. साइंस इज एसेंशियल फॉर इनर पीस ऑफ माइंड. नो, रिलीजन इज एसेंशियल फॉर दैट, नॉट साइंस. तो इसका ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजन बोथ रिलाई ऑन द स्पोकन वर्ड ऑफ द एनलाइटेंड. नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा, क्योंकि रिलीजन बेसिकली रिलाइज ऑन द स्पोकन वर्ड ऑफ द एनलाइटेंड, नॉट साइंस. साइंस तो रीजन और रेशनैलिटी के बेस पर अपना डिसीजन लेता है. ऑप्शन बी, एमर्ज आउट ऑफ द फियर ऑफ मैन. नहीं, ऐसा कहीं भी पैसेज में नहीं है. ऑप्शन सी, एमर्ज फ्रॉम द डिजायर ऑफ मैन टू वर्शिप द फोर्सेस ऑफ नेचर. नो. ऑप्शन डी बोलता है एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी. हाँ, ये हमने पढ़ा है पैराग्राफ फर्स्ट के अंदर, ये आप जो मैंने हाईलाइट करा अभी. There is no doubt that the methods of science and religion are different. बिल्कुल सही बात है, ये हमने ऑलरेडी पैसेज के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर चीज पढ़ी है. तो यानी कि ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई इज इट सेड इन द पैसेज दैट साइंस emerged as a savior of mankind? ऑप्शन ए बोलता है many great thinkers contributed to the progress of science. Science takes recourse to progressive march towards perfection. ये ऑप्शन बी था. Option C, science is inclined towards reason and rationality. Option D, man was bound in chains by religious orthodoxy. And option E, the free thinkers and enlightened men were tortured. तो ये लाइन
जो सेवियर वर्ड आया है ये हमने देखा हमारा पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर, लास्ट पैराग्राफ के अंदर है, ठीक है। और इसमें आगे ये भी मेंशन है कि द एंटायर ह्यूमन रेस वाज इन चेन्स, राइट। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सिंस मैन वॉज बाउंड इन चेन्स बाय द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, तो उसको सेव करने के लिए एज अ सेवियर साइंस जो है वो एमर्ज हुआ, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, मतलब इस पैसेज को पढ़ने के बाद उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं लगती। ऑप्शन ए, मैन वर्शिप्स द फोर्सेस ऑफ नेचर। ऑप्शन बी, methods of science and religion are different. Option C, regimental religion got degenerated into orthodoxy. Option D, Galileo and Bruno were disciples of Copernicus. And the last is, holy scriptures were written by people who had tremendous inner strength. तो अगर इसको हम पढ़ें, इन चारों स्टेटमेंट्स में से, पांचों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं लगती पैसेज को देखते हुए, तो ऑप्शन ए तो ठीक है, मैन वर्शिप्स द फोर्सेस ऑफ नेचर लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन बी भी ठीक है, मेथड और दोनों के मेथड ये पैराग्राफ 1 में मेंशन्ड है, साइंस और रिलीजन के मेथड अलग अलग हैं। रेजिमेंटल रिलीजन गॉट डिजेनरेटेड इनटू ऑर्थोडॉक्सी, ये भी ठीक बात है। गैलीलियो एंड ब्रूनो कोपरनिकस के डिसाइपल्स थे, मतलब उसके स्टूडेंट्स थे। इनके नाम कहाँ आ रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, 3rd पैराग्राफ में आ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट लाइन में। दिस वाज द फेट ऑफ कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो एंड अदर्स, बट बाय एंड बाय साइंस गेन ग्राउंड। तो यहाँ पर ये तो कहीं नहीं लिखा था कि ये गैलीलियो और ब्रूनो जो है वो कोपरनिकस के डिसाइपल्स हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पैसेज के हिसाब से सच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड फ्लाउटेड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो फ्लाउटेड वर्ड हम देख रहे हैं नीचे हाईलाइटेड है, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 3 में। सो ट्रूथ वॉज, ये मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, ट्रूथ वॉज फ्लाउटेड एंड प्रोग्रेसिव लिबरल एंड ट्रूथफुल आइडियाज और आइडियाज एक्सप्रेसिंग डाउट एंड स्केप्टिसिज्म वर सप्रेस्ड एंड देयर होल्डर्स पनिश्ड। तो यानी कि ट्रूथ का यहाँ पर व्हाट इज इट मॉक्ड, यानी उसका मजाक उड़ाया गया, या फिर नरिश्ड, उसको मजबूत करा और ज्यादा, या फिर उसको एक्सप्रेस करा, उसको डिफ्लेट करा या छुपाया गया। तो बेसिकली यहाँ पर फ्लाउटेड का जो प्रॉपर मीनिंग जाएगा वो जाएगा मॉक्ड, उसका मजाक उड़ाया गया, सच का यहाँ पर उसकी मौकरी की गई, उसका मजाक उड़ाया गया, उसको फ्लाउट किया गया। दिस इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजन, ऑप्शन ए आर कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री बोला गया शायद। हैव द सेम ओरिजिन, आर सपोर्टिव टू ईच अदर, हैव द सेम एम ऑफ कंट्रोलिंग यूनिवर्स, डू नॉट अलाउ एनी डेविएशन फ्रॉम देयर रूल्स। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर लिखा हुआ है, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता, साइंस और रिलीजन एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी तो नहीं है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, उनके मेथड्स अलग अलग है, मगर स्टिल दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। हैव द सेम ओरिजिन, आर सपोर्टिव टू ईच अदर, यस, कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि साइंस एंड रिलीजन जो है वो एक दूसरे के सपोर्टिव है, कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एट द प्रेजेंट जंक्चर देयर इज अ नीड टू A, encourage spiritualism as much as possible, teach people to worship the forces of nature, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सी बोलता है free men from all sorts of bondages, D, explain to the people different aspects of life and universe, और E है judiciously mix the principles of science and true spirit of religion। अगर judicious की बात करें, हमारे चैनल का नाम भी यही है, तो इसका लीगल एस्पेक्ट तो अलग है ही, मगर judicious का मतलब होता है उचित, एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में साइंस के प्रिंसिपल्स को और रिलीजन की ट्रू स्पिरिट को मिक्स करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑथर्स ऑफ द होली स्क्रिप्चर। जो होली स्क्रिप्चर जो लिखे गए, उनको लिखने के पीछे ऑथर्स का पर्पस क्या था? To teach men the methods of worshipping nature, to advocate the progressive and liberal ideas, to educate and raise the human spirit and mind, to develop harmony between external nature and inner self, none of the above। ऑब्जेक्ट आ गया, ये पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। देयर ऑब्जेक्ट, हमने अगर इसके पहले लाइन देखें, मतलब इसी सेकंड पैराग्राफ के अंदर अगर 5th लाइन देखें, द होली स्क्रिप्चर्स वर रिटन बाय दोज हु हैड डेवलप्ड हार्मनी बिटवीन एक्सटर्नल नेचर एंड इनर सेल्फ। Their object was to ennoble, elevate and liberate the human spirit and
माइंड। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन एंड बिफोर वी वाइंड अप, चूज द वर्ड्स व्हिच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड एनलाइटेंड एज यूज्ड इन द पैसेज। पहले सिनोनिम्स के बारे में बात करी थी, अब ऑपोजिट की यानी कि एंटोनिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनलाइटेंड वर्ड आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड हो गया फर्स्ट पैराग्राफ में। ये इसका ऑपोजिट, एनलाइटेंड तो वो व्यक्ति होता है जिसको ज्ञान मिल गया। अब इसका ऑपोजिट कौन हो सकता है? अनइन्फॉर्म्ड, राइट? बिल्कुल सही, ये तो पहले भी क्लियर हो गया। एनलाइटेंड मतलब इसको ज्ञान मिला हुआ है, अनइन्फॉर्म्ड मतलब कि उसको नॉलेज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी डेरोगेटरी, यानी कि बेइज्जती करने जैसी चीज, कुछ मतलब नहीं है। डाउन ब्रॉडन, उसको समाज में नीचे देखा जाता हो, नहीं ऐसा नहीं है। एजुकेटेड, ये तो सिनोनिम हो गया एनलाइटेंड का। और अथॉरिटी, ये उसका बिल्कुल डिफरेंट है, इसका मतलब नहीं है। तो हमारा ये आंसर भी यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। सो दैट इज इट with this comprehension exercise. I hope you would have understood it a bit. For any further queries and doubts, feel free to drop any message in the comment section. So till the time we meet next with a new topic of general English, it's me, Amit Sharma, signing off. Thank you so much. Bye bye and take care.